वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये फैक्ट के सिलसिले में मेरे ख़्याल में मेरा 8वां वीडियो लेक्चर होगा और मैं बिल्कुल फंडामेंटल से आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं पहले ही बयान कर देता मोटे मोटे टर्म्स और उनको समझा देता। लेकिन असल बात यह है कि वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह उनको सिलेक्शन होना है, किस तरह वो इफ़ेक्ट करते हैं और क्यों इतने पॉपुलर हैं, क्यों उनका इतना फ़ायदा है। तो वो सारी चीज़ें जब तक नहीं मालूम है तो आप कोई भी इंटरव्यू में सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ना ही अगर आप एप्लीकेशन फील्ड में ऑलरेडी हैं तो ना ही आप उसको सही तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 3-4 वीडियो में पहले एक फाउंडेशन बनाई और उस फाउंडेशन के बाद 5वें या 6ठे के बाद से आप देखें तो हम एंटर हो गए थे फैक्ट्स डिवाइसेस में, यानी फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन डिवाइसेस। अब उसी से और आगे चलते हैं और अब तकरीबन हम बग़ैर नाम लिए मोटे मोटे हम फैक्ट्स के डिवाइसेस के डोमेन में दाखिल हो चुके हैं। यानी हम जो है डिस्क्राइब उसी को कर रहे हैं, लेकिन मोटे मोटे नाम नहीं ले रहे। लेकिन मैंने वो नाम बनाने का तरीका आपको बता दिया कि अगर एम लगा दिया तो वो हो गया मैकेनिकली, और अगर एस भी आ गया तो मैकेनिकली स्विच्ड हो गया, और अगर वो टी लगा दिया तो थायरिस्टर हो गया, और एस लगा दिया तो थायरिस्टर स्विच्ड हो गया, और अगर टी के बाद सी लगा दिया तो थायरिस्टर कंट्रोल्ड हो गया। और ये भी बता दिया कि स्विच और कंट्रोल का फ़र्क क्या है पिछले वीडियोज़ में। तो आपको एक नॉमेनक्लेचर जो होता है ना, जैसे कि बहुत टेढ़ा टेढ़ा, अगर आपको एटिमोलॉजी उसकी पता हो जाए, जैसे कि मेडिकल में होता है कि लंबे लंबे नाम होते हैं लेकिन डॉक्टरों को कैसे याद रहते हैं, क्योंकि उसकी जो जो रूट होता है ना अल्फाज का, वहाँ से वो चलते हैं और उसके बाद फिर उसको उसमें से आगे आगे बनाते जाते हैं। तो ये नहीं होता कि वो पूरे पूरे लफ्ज़ इकट्ठे सिखाएं और वो अलग अलग उनके माने बताएं, बल्कि एक छोटा प्रीफिक्स सफिक्स बीच का, और वो सब उसके बाद मिला मिला के उनको बताते हैं। तो यही तरीका मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा कि मैं पहले ही से ये बताता है कि टाइप होती है थायरिस्टर, कंट्रोल, शंट, डिवाइस, इस तरह लंबे लंबे नाम, और बीच में कैपेसिटर भी लगना है। तो इसलिए मैंने ये तरीका अख्तियार किया है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब तो तकरीबन हम शंट अब फैक्ट्स डिवाइसेस पे ही हैं। अब मैंने 3 यहाँ पर कॉलम बनाए हुए क्लियर कट, और ये जो ब्लू वाला है मेरा स्टिकर, इधर आपने अभी नहीं जाना है, मैंने उसको आधा छुपा भी दिया है, तो वैसे भी तवज्जो उधर ज़्यादा होगी भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा है। अब यहाँ से चलते हैं तो सीधे हाथ की तरफ से, तो सीधे हाथ की तरफ से आप देखें तो आपको ये वही पुरानी हमें इक्वेशन नज़र आ रही है जो कि आपको शुरू से पता है। चाहे उसको क्या जनरेशन से ट्रांसमिट करनी है बिजली ग्रिड स्टेशन तक, और चाहे वो 2 स्टेशंस के दरमियान में ये ट्रांसमिशन लाइन पे कितनी पावर डिलीवर हो सकती है, नॉर्मल लाइन जो होती है। नॉर्मल लाइन का मतलब ये कोई फॉल्ट या नई फॉल्ट नहीं है। नॉर्मल लाइन का मतलब ये है कि जो लाइन जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, वो इंडक्टिव और रेजिस्टेंस दोनों उसके अंदर होता है। उसको मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल लाइन या एक लाइन, और जिसके अंदर हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी बहुत पहले, और मैंने कहा था कि ड्राइव के ऊपर इतना आप जोर मत दें, टेंशन नहीं लें, आप सिर्फ इस इक्वेशन को याद रखें। ये मैंने कई महीने पहले बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये फैक्ट्स डिवाइसेस पे भी करना है, और मुझे बहुत सी चीज़ों पे भी ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के हवाले से भी इसको मुझे समझाना था, पावर स्विंग के हवाले से, डिस्टेंस रिले के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें देखें आप, इंटरकनेक्टेड हैं। डिस्टेंस रिले का ऑपरेशन, पावर स्विंग पे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव करें, वो डिस्टेंस रिले को कैसे ब्लॉक करें, वो सारे इश्यूज़, पावर स्विंग क्या होती है, डैम्पिंग क्या होती है, ये सब मैंने आपको अलग अलग बताया। वोल्टेज स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, और ये सब बेसिस इसीलिए बनाया कि ये देखें ये आखिर तक यूज़ हो रही है। अब ये फैक्ट डिवाइसेस में फिर घूम फिर करके यही इक्वेशन आ गई और यही वाला ग्राफ आ गया। ग्राफ में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और डेल्टा का मैंने यहाँ पर अब ग्राफ नहीं बनाया, अब याद कर लें कि डेल्टा जो है वो एंगल है बिटवीन द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। मैंने यहाँ पर ग्राफ उसका वेक्टर डायग्राम नहीं बनाई है, लेकिन वो असल में यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ई एस और यहाँ पर मैं लिखूँ ई आर, तो इन दोनों के दरमियान का एंगल है ये। एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पे। ये लोड फ्लो स्टडी में भी आप देखें तो मैंने बताया कि लोड फ्लो स्टडी में भी एंगल
आता है रिजल्ट में। और ये जो एंगल है इसको हम बस एंगल भी यहाँ पर कह रहे हैं, अगर ये बस बार की बात हो रही है। ये रोटर एंगल भी है अगर जनरेटर की बात हो रही है। ये टार्क एंगल भी अगर है तो मोटर या जनरेटर की बात हो रही है। तो ये सारे के ये डेल्टा एंगल जो है इसको पावर फैक्टर एंगल से कंफ्यूज ना करें, जो कि वोल्टेज और करंट के दरमियान में होता है पावर फैक्टर। अगर कोई छोटा सा सवाल कर ले कि यार ये जो डेल्टा है ये किसके दरमियान होता है, वोल्टेज करंट के दरमियान में होता है। और पावर फैक्टर अगर पूछ ले कि क्या फ़र्क होता है, तो आप बताएं कि पावर फैक्टर जो है वोल्टेज और करंट के दरमियान का एंगल है, जो कि लाइन के रिएक्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के नतीजे में आता है। और ये जो वोल्टेज का एंगल है ये रोटर का एंगल है जो यहाँ रिफ्लेक्ट इस तरह से होता है, और ये हेल्प करता है एक्टिव पावर के ट्रांसमिशन में। रिएक्टिव पावर जो होती है वो इससे ताल्लुक़ नहीं है, वो वोल्टेज से ताल्लुक़ है उसका। तो एक्टिव पावर जब फ्यूल देते हैं रोटर का एंगल बढ़ता है, तो ये एंगल बढ़ता है और ये फिर आगे पावर ट्रांसमिट करता है। अब आपके पास हमने ये दो चीज़ें डिस्कस की हैं पहले मैंने, शंट कंपनसेशन और सीरीज़ कंपनसेशन। देखिए लाइन में रिएक्टर जो होता है ना, इंडक्टेंस, वो तो होता ही होता है, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटेंस अगर ओवरहेड लाइन की बात करें तो बहुत ही कम होता है, और वो नेग्लिजिबली समझे होता है। तो जो यहाँ पर ये शंट कंपनसेशन और सीरीज़ कंपनसेशन आप देखेंगे जब आप किसी टाइप में भी, तो आप देखेंगे कि वो कैपेसिटर लगा हुआ है। और जब आप देखेंगे कि वो रिएक्टर की बात हो रही है, यानी कि इंडक्टेंस उसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि सीरीज़ या शंट उसके अंदर इंडक्टेंस लगी हुई है या रिएक्टर लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बात हो रही होगी वो खाली रिएक्टर की या इंडक्टेंस की नहीं हो रही होगी, उसके साथ में भी एक कैपेसिटर लगा होगा। और असल में उसके कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो वही इस्तेमाल होता है, या तो कैपेसिटर अलग से इस्तेमाल होता है, और या फिर इंडक्टेंस यानी कि रिएक्टर और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। और इनको स्विच, इसको ऑन ऑफ सिस्टम में करने के लिए मैकेनिकल की जगह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस यानी स्विचेस, यानी कि थायरिस्टर के स्विचेस लगा देते हैं। और उस थायरिस्टर से कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम प्रिंसिपल ऑपरेशन भी इसका पढ़ेंगे। लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ उनके एप्लीकेशंस पे और फिर उनके प्रिंसिपल ऑपरेशन पे, क्योंकि हमें एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर इंजीनियर, आपको जो वास्ता है, आपको वास्ता ये है कि कितने टाइप की वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं पावर सिस्टम पे की स्टेबिलिटी पे, वोल्टेज पे, पावर फ्लो पे, मैक्सिमम पावर फ्लो का कितने पे होता है, रिएक्टिव पावर फ्लो कैसे होता है, डैम्पिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है ना सारा एरिया बनेगा हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। और ये कैसे ऑपरेट करता है थोड़ा बहुत मालूम होगा तो वो ज़रूरी नहीं है आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। लेकिन मैं पहले जाऊंगा एप्लीकेशंस, टाइप एप्लीकेशंस, और ये पहले मैं ये इक्वेशंस यानी कि ये जो बेसिस है उसका आखिर तक ये सब काम आएगा। और उसके बाद जो है फिर इसकी शक्ल, ये किस किस तरह के हैं, फिर उनकी सर्किट, और सर्किट के बाद उसका फ़ायदा, एडवांटेजेस, कौन सा बेहतर है, कौन सा कम बेहतर है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है, फिर सारे उसके टाइप इंक्लूडिंग द सेटकॉम जो बड़ा ही मशहूर है, जिसको सिर्फ अभी 30 ईयर ही हुए हैं दुनिया में आए हुए। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या क्या उसके असरात हैं। और फिर मैं पूरे हर एक का अलग अलग, हर एक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे जो कंट्रोल्ड वाले हैं ना, जो स्विचेस यूज़ हो रहे हैं, दो 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 थायरिस्टर लगे हुए एक दूसरे के उल्टे पैरेलल में, ताकि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करे और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करे। तो वो फिर हम प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, फायर एंगल भी आ जाएगा, फायरिंग एंगल आ जाएगा, सब आ जाएगा। वो बिल्कुल मैं आखिर में जाऊंगा, मेरा ख्याल है कि अब से 5-6 स्लाइड्स, 5-6 लेक्चर्स के बाद। अब आ जाए इस पर सीरीज़। तो मैंने आपको बता दिया, जब ये बात में शंट यहाँ लिखा है या यहाँ सीरीज़ लिखा है, यहाँ शंट है, तो देखिए पैरेलल में यहाँ लगा हुआ है। जब सीरीज़ लिखा है तो ये सीरीज़ में लगा हुआ है। तो जब आप शंट और सीरीज़ की बात नॉर्मली करते हैं और आप बुक में भी देखेंगे तो नाम तो इसका पूरा होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर ये कंट्रोल्ड हो रहा है फर्क करो थायरिस्टर से, तो इसका हो जाएगा टी, फिर थायरिस्टर कंट्रोल टी सी, फिर एस शंट, और फिर क्या चीज़ है ये कैपेसिटर। तो क्या नाम हो गया, थायरिस्टर कंट्रोल शंट कैपेसिटर, बैक डिवाइस, थायरिस्टर कंट्रोल शंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, ये हो गया इसका नाम। और टेढ़ा करके हो जाएगा ये टी सी एस सी। तो मैं उल्टा चल रहा हूँ। अब आप नाम खुद बना लेंगे, आप नाम खुद बना लेंगे, इसका नाम आप खुद बना लेंगे। अब
क्योंकि क्या है, सिर्फ शंट की जगह सीरीज है, नाम तकरीबन वही बना। अच्छा, इन दोनों का बाय द वे सर्किट भी एक ही जैसा बनेगा, आप देखिएगा जब हम इसकी आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग ही होगी वो। और फिर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ज़रूरत पड़ी तो ये वाली इक्वेशन भी थोड़ी बहुत यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखें जो इक्वेशन है ना, ये ड्राइव होती है इन्हीं में से, इन्हीं को मैनिपुलेशन करके सारी ड्राइव होती है बेसिक इक्वेशन से। और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की जो आपकी लाइनों की इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं ना, कि इंडक्टेंस को दो हिस्सों में लॉन्ग लाइन में और कैपेसिटेंस को भी दो हिस्सों में, पाई नेटवर्क, तो उसकी उससे ये सारी आती है। तो उसकी डेरिवेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन दो इक्वेशन से डील करना है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए P इज इक्वल टू 2v² साइन डेल्टा बाई 2, ये एंगल भी आधा और यहाँ 2 लग गया। इसमें देखें यहाँ पर ना यहाँ 2 है ना यहाँ 2, याद रखने के लिए याद कर लें कि यहाँ नीचे भी 2 लगा दें, यहाँ ऊपर भी 2 लगा दें, डेल्टा के नीचे लगा दें साइन के बाद, पूरे पे नहीं, और ये ऊपर 2 लगा दें। अब इसमें देखें यहाँ पर इसका क्या है, साइन 90 पे ये मैक्सिमम पावर होती है, शुरू से हमें पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं साइन 180 लिखूँ अगर यहाँ, तो ये 90 हो गया, तो ये 1 हो गया फिर, और 2 तो यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम पावर 180 पे 2 गुना होती है एज कंपेयर टू इस वाले की। इसकी तो 180 पे 0 ही हो जाती है ना, इसकी जो है 180 अगर साइन रखेंगे एट डेल्टा इज इक्वल टू 180, इसका तो P इज इक्वल टू 0 हो गया ना, ये देखें। लेकिन इसका P जो है डी 0 नहीं हुआ, इसका P जब 180 रखने से यहाँ 90 बन गया, तो ट्वाइस हो गया, ट्वाइस हो गया इस P का। v² बाई एक्स तो अपनी जगह कॉमन है ना, देखिए ये पोर्शन तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्वाइस हो गई पावर, लेकिन एंगल कितना 180, उसको मैंने ग्राफ बना दिया। 0 2p कब हुई ट्वाइस P, जबकि ये 180 पे। यहाँ कब है ये P, जब 90 पे, ठीक है ना। तो अब आप देखें ये कब काम आएंगी, ये काम आएंगी अभी जब एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसका ताल्लुक ख़ास तौर पे इस वाले मामले का जो है ना ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी से है, कि किस तरह जनरेटर जो है आपके फैक्स डिवाइसेस लगाने के बाद आपका सिस्टम स्टेबल हो जाता है, वापस आ जाता है अपनी इक्विलिब्रियम में। गहरा ताल्लुक है इसका, इसका एडवांटेज यही हुआ। क्या एडवांटेज, जो सबसे बड़ा पावर तो एक तो डबल हो गई एक सर्टेन एंगल पे, लेकिन ये भी तो कितना बड़ा एडवांटेज हो गया कि ये जो लगाने से ये हो गया कि इसकी ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट लिमिट बहुत बढ़ गई, और ये बहुत आराम से जो है वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि देखें इस वाले का जब आप हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें इक्विवेलेंट एरिया क्राइटेरियन, तो उसमें देखेंगे आपके मार्जिन बहुत कम बचता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो मार्जिन कहते हैं मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बचता है। तो ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाए सुनने पे, तो कहीं पर अगर अर्जेंट इंटरव्यू हो जाए तो आप उसको जवाब दे दें कि इसमें मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसमें मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी कम होता है। तो फैट डिवाइसेस का बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया ये एक। अब दूसरे पे आ जाओ सीरीज़ में। जब मैंने सीरीज़ में लगाया तो मैंने कह दिया कुछ भी नहीं, सीरीज़ कंपनसेशन, थायरिस्टर कंट्रोल TC सीरीज़ कैपेसिटर, वही हो गया जवाब। एस तो दोनों का एक ही जैसा है। अब इसमें का फार्मूला क्या है, v²x, ये एक्सल बाय द वे यही लाइन का ही है, और ये x 1 माइनस k, और k क्या है xc और xl, यानी ये जो लाइन का जो इंडक्टेंस है, और ये कितना तो आप लगाओगे कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका ही देखिए रेशो ले लिया है। ज़्यादा लगाओगे तो k ज़्यादा आ जाएगा, कम लगाओगे क्या रिएक्टेंस इसका कम लगाओगे तो कम आ जाएगा। अब ये k की वैल्यू किसके दरमियान होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा और 1 से कम, क्योंकि देखो 1 कर देंगे आप तो ये तो यहाँ 0 इन्फिनिट हो गया ना, ये नीचे 0 हो गया तो पावर इन्फिनिट हो गई। तो ये पावर का एक थ्योरेटिकल केस तो हो गया कि व्हेन k इज इक्वल टू 1, तो आपका जो था पावर इन्फिनिट हो गया। और वैसे भी आप देखो k इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि xc और xl बराबर हो गए ना, तो xl और xc तो कैंसिल हो गए, बिल्कुल 0 हो गया। तो जब लाइन का रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल अगर है, और आप इसको समझ रहे हैं कि ये रिएक्टेंस भी आपने 0 कर दिया कैपेसिटेंस लगाने के बाद, तो इन्फिनिट हो गई ना पावर। तो देखें ये फार्मूला से फ़ायदा है कि आप सारी चीज़ें एक फार्मूला याद करने से सारे आप नताइज निकाल सकते हैं, बजाय कि आप उसको जो है अंग्रेज़ी में लंबे लंबे जुमले लिखें कि सीरीज़ कंपनसेशन से ये फ़ायदा है कि वो
अगर उसको बढ़ाएं तो वो पावर बढ़ती है, और अगर मैक्सिमम कर दें तो पावर इन्फिनिटी हो जाती है, थ्योरेटिकल केस। तो ये इस बात को समझें। इसी तरह अगर के जो है ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब है कोई कंपनसेशन ही नहीं है, तो ये देखें वापस यहाँ पहुँच गए। अगर आप देख लें के ज़ीरो में क्या होगा, के ज़ीरो में क्या होगा, तो के ज़ीरो अगर होगा तो ये जो है ना वापस आप इसी में पहुँच जाओगे यहाँ, क्योंकि ये तो फिर वन बचेगा ना यहाँ, तो आप यहाँ ही पहुँचोगे। इसलिए फॉर सीरीज कंपनसेशन में आपको एक्सी ऐसे रखना है कि ना ही ज़ीरो हो ना ही उसके बराबर पहुंच जाए, तो के की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा और वन से कम होना चाहिए। अब इसका भी ग्राफ प्लाट करेंगे, इसका ग्राफ प्लाट करेंगे, तो उसके लिए मैंने फिर ये छुपाया हुआ था ये ब्लू वाला, क्योंकि थोड़े से कैलकुलेशन करेंगे हम। अभी आ जाओ ब्लू पे। अब ये ब्लू शीट पे आ गए आप, और ब्लू शीट पे आप देखें तो मैंने सीरीज कंपनसेशन में मैंने क्या किया कि फार्मूले को दोबारा लिखा, और मैंने लिया डेल्टा 90 और के 0.5, ये 0.5 है, ठीक है। डेल्टा 90 लिया यही वाला, ये तो 180 है ना, 180 इसलिए लिया था कि 90 करने के लिए, ताकि सबको एक दूसरे से कंपेयर कर दिया 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे मैंने डेल्टा 90 लिया, यहाँ पर 180 लिया, क्योंकि 90 फिर का हो गया खुद ही ऑटोमेटिक, और यहाँ पे 90 लिया। सबको तीनों को कंपेयर कर रहे हैं विदाउट कंपनसेशन लाइन, यानी नॉर्मल लाइन जिसके अंदर कोई कैपेसिटर ऐड नहीं किया है, और दूसरा और तीसरा कॉलम जो है ये है कंपनसेटेड लाइन। एक शंट में लगाया कैपेसिटर, एक सीरीज में लगाया कैपेसिटर। अब ये खुद ही आप देखो कि जब मैं यहाँ के इज इक्वल टू 0.5 रखूँगा, और यहाँ पर मुझे ये 0.5 ही बचेगा, 1 माइनस 0.5 का मतलब 0.5 मैंने लिख दिया आसानी के लिए 1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, और ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये देखें ये आ गया कि जब के जो है 0.5 हो तो आपका पी जो है वो ट्वाइस हो गया। ये एंगल 90 सब कॉमन लिया हुआ है, तो कितना बड़ा फ़ायदा हो गया कि अगर आप जो है ये के की वैल्यू, अब के की वैल्यू कोई ऐसी मुश्किल थोड़ी है, के की वैल्यू है क्या, के का वैल्यू तो यही तो है ना कि आपका एक्स सी बाई एक्स लाइन। तो अगर आपके एक्स तो अपना हमें सेलेक्ट करना है, तो मैं इसीलिए आपको शुरू में कह रहा था कि मैं इस तरह से चीज़ों को बता रहा हूँ कि एज ए एप्लीकेशन इंजीनियर आप एक ही इक्वेशन और एक ही दो ग्राफ से आप सिलेक्शन भी कर सकें, आप उसके एडवांटेज भी निकाल सकें, आप उसके कौन सा ज़्यादा बेहतर है निकाल सकें, वैल्यू भी निकाल सकें। तो देखिए एक ही इक्वेशन से कितने एंगल पे ऑपरेट करें, ये आपके पास होता है ये सब टूल, ये सब हमारे पास टूल होता है जो ऑपरेशन में आप होंगे, और आप ये फैक्ट डिवाइसेस वगैरह लगी होंगी, तो ये सारे उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होंगे, सब कंट्रोल होंगे। कितने पे फायर होना चाहिए, कितने पे फायर नहीं होना चाहिए। फायर का मतलब ये होता है कि कितने एंगल पे कितने एंगल पे थायरिस्टर कंडक्ट करे, कितने पे ना करे। तो देखिए मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि मैं आपको ये अगर आप किताबों पढ़ेंगे तो ये 10-20 पेज में, 50 पेज में ये चीज़ कवर है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, और हो सकता है कि वो रेफरेंस भी हो इस चैप्टर से उस चैप्टर, उस चैप्टर से इस चैप्टर। तो किताबें हैं मेरे पास, काम मैंने किया हुआ है, और मैंने ये चीज़ें अप्लाई की हुई हैं। फैक्ट्स में तो मैंने अप्लाई पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन मैंने उनको पढ़ा तो है, देखा तो है। ये तो सेटकॉम के अलावा बाकी चीज़ें तो बहुत पुरानी है ना, 40-50 साल तक। तो अब आप देखें कि ये कितना आसान तरीके से ये आपको सारा समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप ये इतनी इतनी छोटी डायग्राम में बना रहा हूँ, आप उसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, साफ़ ही है। और ये प्रिंट करके छोटे छोटे, तो आपको तजुर्बा तो बहुत ही होगा इम्तिहानों में फर्रा ले जाने का, छोटे छोटे बना लें फर्रे, जैसे इम्तिहान में नकल मारी किसी ने, तो वैसे ये छोटा सा बना के और अपने पास डायरियों में A4 पे बना के रख ले अपने फाइलों में, और इंटरव्यू के ऊपर तैयारी कर ले। तो आपको 50-60-100 पेज नहीं पढ़ने होंगे, आपने ये इतनी सी एक डायग्राम में सब कुछ है, और याद भी हो सकता है। ये फार्मूले में कोई देखें कोई बहुत फ़र्क नहीं है, और उन फार्मूले के बाद ये ग्राफ भी देखें, तो अब आप इसी से तो नतीजा निकाल सकते हैं कि सर वो इसमें डबल हो जाती है, मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इसके अंदर जो है वो 180 पे मैक्सिमम आता है, ट्वाइस पावर, इसमें 90 पे आता है, इसमें के 0.5 हो तो उस पर आता है। के की वैल्यू का मतलब ये है कि हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, उतने ही फेरेड का हम कैपेसिटर लगा दें उसका, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc, तो हम सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइन की इंडक्टेंस तुम्हें पता ही होगी।
तो आप देखें ना कितनी चीज़ें आप निकाल पा रहे हैं। और अभी मैंने इसमें रिएक्टिव पावर मिक्स नहीं की, अभी मैं सिर्फ रिएक्टिव एक्टिव 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 पावर मैंने लिखी है। ये हम रिएक्टिव पावर पे मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही कहना चाहिए कि क्या नाम है, गुडमुड हो जाता सब एक में। तो वो गुडमुड हो जाएगा तो फिर वो आपको भूल जाएगा कभी कि ये कौन सी डायग्राम की बात हो रही थी। तो ये जितनी वाली ये वाली बात हो रही है ना, ये सारी की सारी आप देखें मैंने हर जगह लिख दिया, रियल पावर रियल पावर रियल पावर, यानी एक्टिव पावर एक्टिव पावर एक्टिव पावर। तो देखिए ये मैंने बहुत ही 20 मिनट हुए हैं, 20 मिनट में मैंने आपको तकरीबन 50-100 सफ़े किताब के कवर कराए हैं। और ये कैलकुलेशन का तरीके भी बता दिए हैं, डेल्टा एंगल की अहमियत भी बता दी है, आपको पावर फैक्टर डेल्टा एंगल का फ़र्क भी बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो आप शेयर कर दें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जूनियर इंजीनियर जो बाहर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, मिडिल ईस्ट, तो उनको इससे ज़रूर वास्ता पड़ेगा। इंटरव्यू में वो इसको पढ़ के समरी बना के बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान बना रहा हूँ मैं इसको। है तो बहुत मुश्किल बज़ाहिर, लेकिन टेंशन ना लें, बहुत आसान लगेगा। अगर आप मेरी 10-12 ये सारी वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है।